क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तो जिंदगी आपको एक और मौका कैसे देती है? यह कहानी एक ऐसे ही चमत्कार की है, जो प्रार्थनाओं और आंसुओं के बीच से पैदा हुआ। यह कहानी है प्रिया की, जिसके लिए उसका पति ही उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन जब वही दुनिया उजड़ने लगी, तो उसे एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक ऐसी कहानी जो आपको यकीन दिलाएगी कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि दिलों की धड़कनों से जुड़े होते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और जिंदगी के मायने समझाएगा। प्रिया और अर्जुन। मुंबई के किसी कॉलेज फेस्टिवल में मिली दो अनजान आंखें, जो पहली नजर में ही एक दूसरे की हो गईं। प्रिया, शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन की इकलौती बेटी, जिसे जिंदगी ने हर खुशी दी थी। वहीं अर्जुन, एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा लड़का, जिसकी दुनिया सिर्फ उसकी मेहनत और सपनों तक सीमित थी। उसके पास बताने के लिए कोई खानदानी कहानी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई और ईमानदारी थी, जिसने प्रिया का दिल जीत लिया। प्रिया के माता पिता शुरू में इस रिश्ते से हिचकिचाए, लेकिन अर्जुन की शख्सियत और अपनी बेटी की खुशी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। दोनों की शादी हुई और उन्होंने बांद्रा के एक खूबसूरत से अपार्टमेंट में अपनी छोटी सी दुनिया बसाई। अर्जुन ने अपनी मेहनत से एक छोटी आईटी कंपनी में बड़ी पोस्ट हासिल कर ली थी। उनकी जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब जैसी थी, जिसमें प्यार था, सम्मान था और भविष्य के सुनहरे सपने थे। उन्हें बस एक बच्चे की कमी खलती थी, एक ऐसा सपना जो कई कोशिशों के बाद भी अधूरा था। पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनके इस खूबसूरत ख्वाब पर एक भयानक ग्रहण लगाने वाली थी। अप्रैल की उमस भरी दोपहरी थी। मुंबई के जसलोक अस्पताल का प्राइवेट वार्ड वातानुकूलित होने के बावजूद प्रिया के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। कमरे में सिर्फ मशीनों की धीमी, लयबद्ध बीप बीप की आवाज गूंज रही थी, जो अर्जुन की सांसों का सबूत दे रही थी। वही अर्जुन, जो 6 महीने पहले तक किसी चट्टान की तरह मजबूत था, आज उस बिस्तर पर तारों और ट्यूबों के जाल में उलझा हुआ बेबस लेटा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे बन गए थे और चेहरे की रौनक कहीं खो गई थी। एक दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी उसके शरीर को अंदर ही अंदर खा रही थी। प्रिया ने उसका हाथ थाम रखा था। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और एक फीकी सी मुस्कान देने की कोशिश की। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसकी आवाज एक कमजोर फुसफुसाहट में बदल गई थी। प्रिया ने अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका। वह जानती थी कि अर्जुन अपनी आखिरी ताकत भी उसे दिलासा देने में लगा रहा था। वह कैसे बताती कि डॉक्टर शर्मा, शहर के सबसे बड़े हेमेटोलॉजिस्ट, कुछ देर पहले ही उसे बता चुके थे कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही अर्जुन को बचा सकता है। और चमत्कार पर यकीन करना अब प्रिया के लिए मुश्किल होता जा रहा था। डॉक्टर शर्मा के शब्द प्रिया के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। प्रिया जी, हमने सब कुछ कोशिश कर लिया है। अब सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन समस्या यह है कि अर्जुन का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। हमें एक डोनर की सख्त जरूरत है, और सबसे अच्छा मैच आमतौर पर सगे भाई बहन या माता पिता होते हैं। क्या अर्जुन के परिवार में कोई है? यह सवाल एक तीर की तरह प्रिया के सीने में चुभ गया। वह कैसे बताती कि अर्जुन का इस दुनिया में कोई नहीं था? उसने अपनी पूरी जिंदगी एक अनाथ आश्रम में गुजारी थी, यह जाने बिना कि उसके माँ बाप कौन थे, कहाँ थे। यह सच्चाई, जो कभी उनके रिश्ते की एक भावुक कड़ी थी, आज उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दीवार बन गई थी। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर वत्स, वही एक अनाथ है, उसका कोई परिवार नहीं है। डॉक्टर शर्मा के चेहरे पर निराशा की एक गहरी लकीर खिंच गई। उन्होंने कहा, हमने उसे नेशनल डोनर रजिस्ट्री में डाल दिया है, लेकिन सच कहूं तो
इस रेयर ग्रुप के लिए मैच मिलना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। आप बस प्रार्थना कीजिए। प्रिया टूटे हुए दिल के साथ कमरे से बाहर निकली। अस्पताल का गलियारा लोगों की भीड़ और दवाइयों की महक से भरा था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वह एक जीती जागती लाश की तरह चल रही थी। वह अस्पताल के पीछे बने छोटे से बगीचे में एक बेंच पर जाकर बैठ गई। आसमान में सूरज अभी भी चमक रहा था, लेकिन प्रिया की दुनिया में घना अंधेरा छा गया था। उसे वो दिन याद आया जब अर्जुन ने पहली बार उसे अपने अनाथ होने के बारे में बताया था। वे जुहू बीच पर बैठे थे, लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। अर्जुन ने कहा था, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई बड़ा खानदान या विरासत नहीं है प्रिया। बस एक दिल है जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। उस दिन प्रिया ने उसे कसकर गले लगा लिया था और कहा था, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है अर्जुन। हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे, अपना परिवार बनाएंगे। और आज वही परिवार बिखरने की कगार पर था। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी। रोते रोते प्रिया की आंखें सूज गई थीं। वह घर जाने के लिए उठने ही वाली थी कि उसे अपने पीछे से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। वह अस्पताल के स्टाफ के लिए बने स्मोकिंग एरिया के पास बैठी थी। तो वार्ड बॉय अपनी नीली यूनिफॉर्म में चाय की चुस्कियां लेते हुए आपस में बात कर रहे थे। प्रिया ने अनजाने में ही उनकी बातों पर ध्यान दिया। एक ने कहा, यार, वो 32 नंबर वार्ड वाला पेशेंट अर्जुन, बहुत बुरा लग रहा है। बेचारा जवान लड़का है, पर लगता नहीं कि बचेगा। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ यार, सुना है डोनर नहीं मिल रहा, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अजीब किस्मत है। प्रिया का दिल डूब गया। वह उठकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए थे। तभी पहले वार्ड बॉय ने कुछ ऐसा कहा जिसने प्रिया को चौंका दिया। तुझे पता है, वो बिल्कुल मेरे गांव के समीर जैसा दिखता है। अरे तूने भी तो देखा है उसे देवगढ़ में। वो लंबू सा, शराबी, पर शक्ल तो कसम से ऐसी मिलती है जैसे दोनों जुड़वां भाई हों। दूसरा वार्ड बॉय हंसा। अरे कुछ भी मत बोल। कहाँ वो बेचारा इतना शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का, और कहाँ वो समीर बेवड़ा। बस शक्ल मिलने से क्या होता है। पहले ने जोर देकर कहा, नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। आंखें, नाक, कद काठी, सब कुछ एक जैसा। मैं तो कब से सोच रहा था कि डॉक्टर को बताऊं, पर फिर लगा कि लोग मुझे पागल समझेंगे। उनकी बातचीत अब गांव की दूसरी बातों पर मुड़ गई। किसकी फसल अच्छी हुई और सरपंच का नया नाटक क्या है। लेकिन प्रिया के लिए दुनिया वहीं रुक गई थी। देवगढ़, समीर, जुड़वा भाई, ये शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। यही एक बेहुदा इत्तेफाक हो सकता था, एक पागलपन भरी सोच। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उसके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक बहुत ही छोटी, बहुत ही कमजोर सी किरण जगी। क्या यह हो सकता है? क्या यह किस्मत का कोई इशारा था? एक पल के लिए उसने सोचा कि यह सब बकवास है, लेकिन फिर उसे अर्जुन का पीला पड़ता चेहरा याद आया और उसने फैसला कर लिया। वह इस तिनके को पकड़कर देखेगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। प्रिया को याद आया कि कुछ साल पहले अर्जुन ने अपने असली माता पिता को खोजने की कोशिश की थी। उसने कहा था, मैं बस जानना चाहता हूं कि मेरे हिस्से की जड़ें कहां हैं प्रिया। क्या मेरा कोई भाई बहन है? मैं कैसा दिखता था? ये सब। प्रिया ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि जिन लोगों ने उसे जन्म के समय छोड़ दिया, उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं। उसे डर था कि यह खोज अर्जुन को और भी ज्यादा दुख देगी। अर्जुन ने एक प्राइवेट जासूस को काम पर लगाया था। कई महीनों की मशक्कत के बाद जासूस को सिर्फ एक अधूरी जानकारी मिली थी। अर्जुन की मां का नाम लक्ष्मी था और वह देवगढ़ नाम के किसी गांव की रहने वाली थी। लेकिन इसके आगे कोई सुराग नहीं मिला। और फिर अर्जुन ने अचानक ही उस खोज को रोक दिया। उसने कहा, शायद तुम सही थी प्रिया। जो अतीत मर चुका है, उसे खोदने से क्या फायदा। मेरा परिवार तो तुम हो।
लेकिन आज वही अधूरी जानकारी प्रिया के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सुराग बन गई थी। देवगढ़, वही गांव जिसका जिक्र उस वार्ड बॉय ने किया था। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उस रात प्रिया को नींद नहीं आई। उसका दिमाग किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह दौड़ रहा था। वे कल सुबह पहली ट्रेन से देवगढ़ जाएगी। वह उस समीर को ढूंढेगी। वह अपनी आंखों से देखेगी कि क्या उस वार्ड बॉय की बातों में कोई सच्चाई है। उसने अपने लैपटॉप पर देवगढ़ के बारे में सर्च किया। मुंबई से लगभग 5 घंटे की दूरी पर एक छोटा गुमनाम सा गांव। इंटरनेट पर उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। प्रिया ने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखा। उसने अर्जुन की कुछ तस्वीरें भी अपने फोन में सेव कर ली, खासकर बीमारी से पहले की, जब वह पूरी तरह स्वस्थ था। उसके मन में हजारों सवाल थे। अगर वह आदमी मिल भी गया तो वह उससे क्या कहेगी? वह कैसे यकीन करेगी? और अगर वह सच में अर्जुन का भाई निकला तो क्या वह मदद के लिए तैयार होगा? एक शराबी, जैसा कि वार्ड बॉय ने बताया था, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? इन सारे सवालों के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी के साथ साथ एक नई ऊर्जा भी थी। सालों बाद उसे लग रहा था कि वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रही, बल्कि कुछ कर रही है। अगली सुबह प्रिया ने अपने माता पिता को फोन करके सब कुछ बता दिया। वे चिंतित थे, लेकिन उन्होंने प्रिया की हिम्मत को देखते हुए उसे जाने की इजाजत दे दी। वह अस्पताल गई। अर्जुन सो रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो प्रिया को देखकर थोड़ा सुकून दे रहा था। उसने झुककर उसके माथे को चूमा और फुसफुसाई, मैं जल्द ही वापस आऊंगी अर्जुन, एक अच्छी खबर के साथ। फिर वह दादर स्टेशन की ओर निकल पड़ी। ट्रेन की भीड़, लोगों का शोर, फेरी वालों की आवाजें, यह सब आज प्रिया को परेशान नहीं कर रहा था। वह खिड़की के पास बैठी बाहर भागते हुए दृश्यों को देख रही थी। मुंबई की ऊंची इमारतें पीछे छूट रही थीं और उनकी जगह हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव ले रहे थे। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। हर स्टेशन के साथ उसका दिल और जोर से धड़क रहा था। वह एक अनजाने सफर पर निकली थी, एक ऐसी मंजिल की ओर जिसका कोई पता नहीं था। उसके पास सिर्फ एक नाम था, समीर, और एक गांव का नाम, देवगढ़। देवगढ़ स्टेशन पर उतरते ही प्रिया को एहसास हो गया कि वह मुंबई से बहुत दूर आ गई है। यहां की हवा में एक अजीब सी शांति थी। स्टेशन के बाहर कुछ तांगे और एक दो पुरानी जीपें खड़ी थीं। उसने एक तांगे वाले से गांव के बारे में पूछा। तांगे वाला, एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी धूप में सफेद हो गई थी, उसे अजीब नजरों से देख रहा था। शहरी पहनावे में प्रिया उस छोटे से गांव में बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने तांगे वाले को समीर के बारे में पूछने की हिम्मत की। क्या आप समीर नाम के किसी आदमी को जानते हैं? लंबा सा है। तांगे वाला हंसा। समीर? अरे यहां तो दो समीर हैं। एक सरपंच का बेटा समीर चौधरी और दूसरा लक्ष्मी का बेटा समीर। आप किस समीर की बात कर रही हैं बहन जी? प्रिया का दिल धड़क उठा। लक्ष्मी, वही नाम जो जासूस ने बताया था, वही लक्ष्मी का बेटा। ये सुनते ही तांगे वाले के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी हंसी गायब हो गई और आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी आ गई। ओह, वो, हाँ जानता हूं। गांव के उस पार पुरानी बावड़ी के पास रहता है। पर आप उससे क्यों मिलना चाहती हैं? वो वो ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं है। तांगा गांव की कच्ची पक्की सड़कों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। दोनों तरफ छोटे छोटे घर थे जिनकी दीवारों पर गोबर के उपले लगे थे। बच्चे धूल में खेल रहे थे और औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं। ये दुनिया प्रिया की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। तांगे वाले ने एक पुराने जर्जर से घर के सामने तांगा रोक दिया। घर की दीवारें जगह जगह से उखड़ रही थीं और छत पर काई जमी हुई थी। आंगन में जंगली घास उगी हुई थी और एक कोने में टूटी फूटी चीजों का ढेर लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां किसी ने सफाई नहीं की। प्रिया ने तांगे वाले को पैसे दिए और हिम्मत करके गेट की तरफ बढ़ी। गेट पर जंग लगा हुआ था और एक तरफ से टूटा हुआ था। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई।
उसने दोबारा, इस बार थोड़ा जोर से खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुला और सामने जो आदमी खड़ा था, उसे देखकर प्रिया की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। सामने खड़ा आदमी अर्जुन का आईना था। वही लंबा कद, वही चौड़ा माथा, वही गहरी हरी आंखें और वही होठों का आकार। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखों में अर्जुन जैसी चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी और थकान थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़ों पर सिलवटें थीं। उसके हाथ में बीड़ी थी और हवा में सस्ते तंबाकू की महक फैली हुई थी। वह प्रिया को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उसकी आंखों में हैरानी और शक का मिला-जुला भाव था। कौन हो तुम? और यहाँ क्या चाहिए? उसकी आवाज में एक रूखापन था, जैसे वह दुनिया के हर इंसान से तंग आ चुका हो। प्रिया के गले में शब्द अटक गए। वह क्या कहती? कैसे शुरू करती? उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और अर्जुन की एक तस्वीर उसके सामने कर दी। मैं मैं बस ये पूछना चाहती थी, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? समीर ने फोन की स्क्रीन पर एक नजर डाली। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जो तुरंत ही बुझ गई। उसने रूखेपन से कहा, नहीं, मैं नहीं जानता इसे। अब जाओ यहां से। समीर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि प्रिया ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, प्लीज रुकिए, ये मेरे पति हैं। इनका नाम अर्जुन है और ये जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ये सुनकर समीर के हाथ रुक गए। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। प्रिया ने आगे कहा, उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट है और डॉक्टर कहते हैं कि सिर्फ कोई सगा भाई ही उन्हें बचा सकता है। समीर चुपचाप सुनता रहा। उसकी नजरें कभी प्रिया के चेहरे पर जाती तो कभी दूर कहीं खो जाती। प्रिया ने लगभग रोते हुए कहा, मुझे पता है ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है और उनकी मां का नाम भी लक्ष्मी था, जो इसी गांव की थी। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? लक्ष्मी का नाम सुनते ही समीर के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभरा। उसने अपनी बीड़ी को जमीन पर फेंककर पैर से कुचल दिया। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अंदर आ जाओ, कहानी लंबी है। घर के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा खराब था। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। एक पुरानी चारपाई, एक टूटी हुई मेज और कुछ बर्तन। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे। लेकिन इन सब के बीच प्रिया को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। समीर ने उसे एक पुराने स्टूल पर बैठने का इशारा किया और खुद चारपाई पर बैठ गया। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द साफ झलक रहा था। मेरी माँ लक्ष्मी इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत हुआ करती थी, लेकिन किस्मत ने उसे खूबसूरती तो दी, पर अक्ल नहीं। उसे शराब की लत थी। हमारे कई भाई बहन थे, सब अलग अलग बाप से। किसी को भी हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम बच्चे ही एक दूसरे का सहारा थे। उसकी आंखें नम हो गईं। हम बहुत गरीब थे। कई कई दिन हमें खाना तक नसीब नहीं होता था। माँ दिन भर नशे में रहती थी और हम बच्चे किसी तरह अपना पेट भरते थे। प्रिया खामोशी से सुन रही थी। ये कहानी उसके लिए किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी। समीर ने आगे बताया, जब मैं 8 साल का था, तब माँ एक बार फिर माँ बनने वाली थी। हम सब जानते थे कि घर में एक और पेट पालना कितना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे मुझे पता नहीं क्यों, पर अंदर से लग रहा था कि इस बार मेरा भाई होगा। एक छोटा भाई जिसके साथ मैं खेल सकूंगा, जिसे मैं दुनिया की हर बुरी चीज से बचा कर रखूंगा। उसकी आवाज में एक बचकानी सी मासूमियत थी। मैंने माँ से बहुत मिन्नतें की कि वह उसे अपने पास रख ले, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वह उसे अस्पताल में ही छोड़कर आ गई। उसने घर आकर सबसे कहा कि बेटी हुई थी, जो पैदा होते ही मर गई। मैं बहुत रोया। मुझे लगा मेरा सपना टूट गया। प्रिया का दिल दर्द से भर गया। वह उस 8 साल के बच्चे की कल्पना कर सकती थी, जो एक भाई के लिए तरस रहा था। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे।
जिन्हें वह अपनी गंदी कमीज की आस्तीन से पोंछ रहा था। समीर ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली, लेकिन मां ने मुझसे झूठ बोला था। कुछ दिनों बाद मैंने उसे अपनी एक सहेली से बात करते हुए सुना। वह कह रही थी, अच्छा ही हुआ जो लड़के को अनाथ आश्रम में दे दिया। कम से कम किसी अच्छे घर में पलेगा। यहां मेरे साथ रहकर तो बस बर्बाद ही होता। उस दिन मुझे पता चला कि मेरा एक भाई है, एक भाई जिसे मुझसे छीन लिया गया। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बहुत छोटा था। मैं बस रोता रहा। मैंने उसे कभी नहीं देखा, और मैं हमेशा जानता था कि वह कहीं है। मैंने उसका नाम अपने मन में अर्जुन रखा था। ये सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन, वही नाम। ये अब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये किस्मत थी जो उन्हें सालों बाद एक दूसरे के सामने ले आई थी। समीर ने अपनी नम आंखों से प्रिया की तरफ देखा। तो तुम कहती हो तुम्हारे पति का नाम अर्जुन है? प्रिया ने बस सिर हिलाया, क्योंकि उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। समीर ने अपनी कहानी जारी रखी, जिसमें दर्द और त्रासदियों की भरमार थी। उसने बताया कि कैसे कुछ साल बाद उसकी एक छोटी बहन लीला, जो दिमागी रूप से थोड़ी कमजोर थी, घर के पास की बावड़ी में डूब गई। मां उस वक्त भी नशे में थी। इस हादसे के बाद सरकारी लोग आए और बाकी बचे बच्चों को भी बाल सुधार गृह ले गए। लक्ष्मी कुछ साल बाद अकेलेपन और शराब की वजह से मर गई। समीर और उसकी एक बहन सुनीता बड़े होकर वापस इसी घर में लौटे, क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। लेकिन जिंदगी ने उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। समीर ने कहा, मैं कभी इस गांव और इन यादों से बाहर नहीं निकल पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर चीज मुझे उस अतीत की याद दिलाती है। और शराब शराब उन यादों को भुलाने का सबसे आसान तरीका बन गई। प्रिया की आंखों में आंसू थे। इस आदमी ने अपनी जिंदगी में इतना दुख देखा था, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे अब उसके रूखेपन और नशे की वजह समझ आ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और लगभग 7-8 साल की एक प्यारी सी बच्ची अंदर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन आंखें बिल्कुल समीर की तरह हरी और चमकीली थीं। वह दौड़कर समीर से लिपट गई। मामा, मुझे भूख लगी है। समीर के चेहरे का सारा दर्द और कठोरता एक पल में गायब हो गई। उसने उस बच्ची को प्यार से गले लगाया। आ गई मेरी मीरा। रुक, मैं तेरे लिए कुछ बनाता हूं। उसने प्रिया की तरफ देखा। ये मेरी भांजी है मीरा, मेरी बहन सुनीता की बेटी। वह भी इसे मेरे भरोसे छोड़कर शहर भाग गई, अपनी नई जिंदगी बसाने। अब यही मेरी दुनिया है। प्रिया उस बच्ची को देख रही थी। वह बिल्कुल अर्जुन के बचपन की तस्वीर जैसी लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह परिवार जो बिखर चुका था, उसकी जड़ें अभी भी कितनी मजबूत थीं। समीर ने शायद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, लेकिन वह इस छोटी सी बच्ची के लिए जी रहा था। प्रिया को अब पूरा यकीन हो गया था। यही वह आदमी था जो अर्जुन को बचा सकता था। सिर्फ खून से नहीं, बल्कि उस अनकहे प्यार और अपनेपन से भी, जो सालों से उसके दिल में दफन था। प्रिया ने समीर को अर्जुन की बीमारी की गंभीरता के बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे हर गुजरता पल अर्जुन को मौत के करीब ले जा रहा है। समीर खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। उसके चेहरे पर भावनाओं का एक तूफान चल रहा था। दुख, गुस्सा, पछतावा और शायद एक अनजाना सा प्यार। जब प्रिया ने अपनी बात खत्म की, तो समीर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। उसने प्रिया की आंखों में देखकर कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगा। मैंने उसे एक बार खो दिया है, दोबारा नहीं खो सकता। प्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस आदमी से वह कुछ घंटे पहले तक डर रही थी, आज वही आदमी एक फरिश्ता बनकर सामने खड़ा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कहा, लेकिन आपकी भांजी मीरा। समीर ने मीरा के सिर पर हाथ फेरा। मैं पड़ोस वाली काकी से बात कर लूंगा। वह कुछ दिन इसका ख्याल रख लेंगी। अभी सबसे जरूरी मेरा भाई है।
अगली सुबह जब प्रिया और समीर मुंबई के लिए ट्रेन में बैठे तो दोनों के मन में एक अजीब सी खामोशी थी। समीर पहली बार शायद इतने सालों में अपने गांव से बाहर निकला था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनिश्चितता थी। प्रिया उसे देख रही थी और सोच रही थी कि किस्मत के खेल कितने अजीब होते हैं। दो भाई जो एक ही खून थे, लेकिन जिनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं। एक ने शहर की चकाचौंध में अपनी जगह बनाई, तो दूसरा गांव के अंधेरे में कहीं खो गया। क्या वे दोनों कभी एक हो पाएंगे? क्या यह रिश्ता सिर्फ एक जरूरत बनकर रह जाएगा या इसमें अपनापन भी होगा? मुंबई स्टेशन पर उतरते ही समीर शहर की भीड़ और शोर को देखकर घबरा गया। प्रिया ने उसका हाथ थामा। घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। यह शायद पहली बार था जब किसी ने समीर से इतने अपनेपन से बात की थी। वे सीधे अस्पताल पहुंचे। प्रिया ने डॉक्टर शर्मा को फोन पर सब कुछ बता दिया था। वे समीर का इंतजार कर रहे थे। मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई। जब तक समीर के टेस्ट हो रहे थे, प्रिया उसे अर्जुन के पास ले गई। अर्जुन उस वक्त जागा हुआ था। प्रिया ने उसे धीरे धीरे सब कुछ बताया। अर्जुन की आंखों में अविश्वास और हैरानी थी। वह उस आदमी को देख रहा था जो उसके बिस्तर के पास खड़ा था, जो बिल्कुल उसी का अक्स था। समीर की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। वह बस अपने उस भाई को देख रहा था जिसका उसने सालों तक सिर्फ सपना देखा था। आज वह सपना उसके सामने था, लेकिन एक टूटी हुई, कमजोर हालत में। दोनों भाइयों ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें बात कर रही थीं। सालों का बिछोड़ा, सालों का दर्द और एक अनकहा प्यार, सब कुछ उन खामोश नजरों में कैद था। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ आगे बढ़ाया। समीर ने आगे बढ़कर उस हाथ को कसकर थाम लिया। उस एक स्पर्श में दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। प्रिया दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दुख के नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी के पूरे होने की खुशी के आंसू थे। अगले 3 दिन इंतजार में बीते। हर पल एक साल के बराबर लग रहा था। समीर अस्पताल के पास ही एक छोटे से लॉज में रुका हुआ था। वह हर दिन अर्जुन से मिलने आता था। दोनों अब थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे थे। वे अपने बचपन के बारे में बात करते, एक ऐसा बचपन जो उन्होंने कभी साथ नहीं जिया। समीर अर्जुन को गांव की कहानियां वह सुनाता और अर्जुन उसे शहर की। उन्हें एहसास हो रहा था कि वे कितने अलग होकर भी कितने एक जैसे हैं। प्रिया देखती थी कि समीर के आने से अर्जुन के अंदर एक नई जान आ गई थी। उसके चेहरे पर अब निराशा की जगह एक उम्मीद दिखने लगी थी। वह अब सिर्फ एक मरीज नहीं था, बल्कि एक भाई था जिसे अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था। प्रिया हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि टेस्ट के नतीजे पॉजिटिव आए। अगर समीर का बोन मैरो मैच नहीं हुआ, तो ये उम्मीद, ये नया रिश्ता, सब कुछ एक झटके में बिखर जाएगा। और फिर वह दिन आया। प्रिया डॉक्टर शर्मा के केबिन में बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। समीर बाहर इंतजार कर रहा था। डॉक्टर शर्मा ने फाइल खोली। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, प्रिया जी मुबारक हो, यही एक चमत्कार से कम नहीं है। समीर का बोन मैरो अर्जुन के साथ 100% मैच कर गया है। हम कल ही ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्रिया को लगा जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। वह दौड़कर बाहर आई और समीर को गले लगा लिया। समीर भी हैरान था, खुश था। उसने कहा, मैंने कहा था ना, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन अस्पताल के उस गलियारे में 3 लोगों ने मिलकर किस्मत को हरा दिया था। ऑपरेशन सफल रहा। यह एक लंबी और मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर इसे जीत लिया। समीर ने अर्जुन को सिर्फ अपना बोन मैरो नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी दी थी। 2 साल बीत गए। आज मुंबई के उसी अपार्टमेंट में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा था, जिसकी रौनक कहीं खो गई थी। घर दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। अर्जुन अब पूरी तरह से स्वस्थ था। वह अपनी कंपनी में वापस लौट आया था, पहले से ज्यादा ऊर्जा और उत्साह के साथ। उसके चेहरे पर बीमारी की कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक नई चमक थी। समीर भी अब देवगढ़ का वह शराबी समीर नहीं था।
अर्जुन ने उसे मुंबई के सबसे अच्छे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। यह एक मुश्किल सफर था, लेकिन अपने भाई के प्यार और सहारे से समीर ने शराब की लत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अर्जुन ने उसे अपनी ही कंपनी में एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दी थी। आज वह एक नया इंसान था, जिसमें आत्मविश्वास था और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का जज्बा था। आंगन में एक प्यारी सी बच्ची रंगोली बना रही थी। यह मीरा थी, समीर की भांजी, जो अब कानूनी तौर पर अर्जुन और प्रिया की बेटी थी। उसकी बहन सुनीता ने खुशी खुशी बच्ची की कस्टडी उन्हें दे दी थी। वह अपनी नई जिंदगी में खुश थी और उसे बच्ची की कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन और प्रिया, जो सालों से एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, उन्हें मीरा के रूप में अपनी बेटी मिल गई थी। मीरा ने उनके सूने घर को अपनी हंसी और शरारतों से भर दिया था। प्रिया उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और अर्जुन के लिए तो वह उसकी जान थी। वह उसे स्कूल छोड़ने जाता, उसके साथ खेलता और उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। उनकी अधूरी जिंदगी अब पूरी हो गई थी। समीर अपनी भांजी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे खुशी थी कि मीरा को वह जिंदगी मिल रही थी जो उसे कभी नहीं मिली। एक प्यार करने वाला परिवार, एक अच्छा घर और एक सुनहरा भविष्य। प्रिया रसोई से गर्मागर्म मिठाइयां लेकर आई। उसने एक टुकड़ा अर्जुन को खिलाया और दूसरा समीर को। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार, सम्मान और आभार था। उन्होंने मिलकर एक बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ा था। उन्होंने साबित कर दिया था कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि प्यार, त्याग और अपनेपन से बनते हैं। अर्जुन ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया भाई, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। समीर ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए अर्जुन। तुमने मुझे मुझसे मिलाया, तुमने मुझे जीना सिखाया। बाहर पटाखों का शोर था और अंदर रिश्तों की एक नई रोशनी जगमगा रही थी। यह सिर्फ दिवाली का त्योहार नहीं था, यह उनकी नई जिंदगी का जश्न था। एक ऐसी जिंदगी जिसे उन्होंने अपनी हिम्मत और एक दूसरे पर विश्वास से बनाया था। प्रिया बालकनी में खड़ी होकर आसमान में जलती हुई आतिशबाजी को देख रही थी। अर्जुन पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या सोच रही हो? प्रिया ने एक गहरी सांस ली। बस यही कि जिंदगी कितनी अजीब है। जब मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक नई शुरुआत हुई। अगर मैं उस दिन उन दो वार्ड बॉय की बातें न सुनती, तो आज हम यहां नहीं होते। अर्जुन ने उसके माथे को चूमा। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं प्रिया। उसने हमें अलग किया था ताकि वह हमें और भी मजबूती से जोड़ सके। उसने हमें एक भाई और एक बेटी दी। मीरा दौड़ती हुई आई और उन दोनों से लिपट गई। पापा, मामा, बाहर देखो, कितनी सुंदर रॉकेट है। तीनों मिलकर उस रंगीन आसमान को देखने लगे। उनका छोटा सा परिवार अब पूरा था और उनकी खुशी उस आसमान की तरह ही अनंत और रंगीन थी। यह एक अंत नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत सफर की शुरुआत थी। समीर अब पास के ही एक फ्लैट में रहता था। उसने देवगढ़ वाला पुराना घर बेच दिया था। वह हर रोज अपनी भांजी, अपनी बेटी मीरा से मिलने आता था। मीरा के लिए उसके दो पापा थे, एक अर्जुन पापा और दूसरे समीर मामा पापा। दोनों ही उसे बेइंतहा प्यार करते थे। समीर ने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी दोबारा शुरू कर दी थी। वह अपने भाई की तरह ही काबिल बनना चाहता था। अर्जुन को उस पर बहुत गर्व था। वह अक्सर लोगों से कहता था, यह मेरा छोटा भाई है, लेकिन हिम्मत में मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है। दोनों भाई अब सिर्फ भाई नहीं थे, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे के साथ अपनी हर खुशी और हर गम बांटते थे। उन्होंने अपने अतीत के घावों को भरने के लिए एक दूसरे का सहारा लिया और एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि अगर इरादे नेक हों, तो नियति को भी बदला जा सकता है। कभी कभी प्रिया उन दिनों को याद करती थी, जब वह अस्पताल के उस बगीचे में अकेले बैठकर रोती थी। उसे यकीन नहीं होता था कि वह उसी जिंदगी को जी रही है जो अब इतनी खुशियों से भरी है। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी आपको हमेशा दूसरा मौका देती है।
बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। वह मौका किसी अजनबी की बातों में हो सकता है, किसी अनजाने गांव की धूल भरी सड़कों पर हो सकता है, या किसी टूटे हुए इंसान की उदास आंखों में हो सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी हिम्मत की, थोड़ी सी उम्मीद की, और बहुत सारे विश्वास की। विश्वास जो पहाड़ों को भी हिला सकता है और दो बिछड़े हुए भाइयों को भी मिला सकता है। यह कहानी सिर्फ प्रिया, अर्जुन और समीर की नहीं थी। यह हर उस इंसान की कहानी थी जो मानता है कि अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अर्जुन ने अपने माता पिता को कभी माफ नहीं किया, लेकिन उसने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया। उसका परिवार अब समीर, प्रिया और मीरा थे। यही उसकी दुनिया थी। उसने और समीर ने मिलकर देवगढ़ में लीला के नाम पर एक छोटा सा स्कूल खोला, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत थी। ये उनकी तरफ से अपनी खोई हुई बहन को एक श्रद्धांजलि थी। वे चाहते थे कि कोई और बच्चा उस तरह की जिंदगी ना जिए जैसी उनकी बहन ने जी थी। उनका अतीत दर्द भरा था, लेकिन उन्होंने अपने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। उन्होंने अपनी त्रासदी को एक अवसर में बदल दिया, दूसरों की मदद करने का अवसर। और इसी में उन्हें सच्ची खुशी और सुकून मिलता था। उनका रिश्ता अब सिर्फ खून का नहीं, बल्कि एक साझा उद्देश्य का भी था। कहानी का हर किरदार अपनी जगह पर खुश और मुकम्मल था। प्रिया को एक प्यार करने वाला पति और एक प्यारी सी बेटी मिली। अर्जुन को एक नया जीवन और एक खोया हुआ भाई मिला। समीर को एक मकसद और एक सम्मान की जिंदगी मिली। और मीरा को एक ऐसा परिवार मिला जो उसे दुनिया की हर खुशी देने के लिए तैयार था। ये एक परफेक्ट एंडिंग थी, एक ऐसी कहानी की जिसका हर पन्ना दर्द, उम्मीद और चमत्कार से लिखा गया था। यह हमें सिखाती है कि परिवार वह नहीं होता जिसमें हम पैदा होते हैं, बल्कि परिवार वह होता है जिसे हम अपने प्यार और विश्वास से बनाते हैं। और जब ऐसा परिवार साथ हो, तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। यह एक ऐसी रोशनी है जो सबसे घने अंधेरे को भी दूर कर सकती है। इस कहानी का असली चमत्कार समीर का मिलना या अर्जुन का ठीक होना नहीं था। असली चमत्कार था एक बिखरे हुए परिवार का फिर से एक होना, और उन टूटे हुए रिश्तों का प्यार की डोर से जुड़ जाना। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि उम्मीद का एक छोटा सा दिया भी घने अंधेरे को रोशन कर सकता है। यह दिखाती है कि इंसानियत और अच्छाई आज भी जिंदा है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जिंदगी के चमत्कार कभी खत्म नहीं होते। इस कहानी ने मेरे दिल को छू लिया, और मुझे यकीन है कि इसने आपके दिल को भी छुआ होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा लगा। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि किस्मत में जो लिखा है उसे हमारी हिम्मत और हमारे नेक इरादे बदल सकते हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं।